आज हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 9th चैप्टर 5 कोशिका। इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करी थी और हमने जो सीखा था उसको एक बार ब्रीफ तरीके से यदि मैं आपको बताऊं तो हमने देखा था कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी। सबसे पहले इसमें 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक का नाम जोड़ा जाता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था अराउंड 1831 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा स्लीडन तथा स्वान जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखा कि कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी प्रकार से जो आपका चैप्टर है जीवन की मूलभूत इकाई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कोशिका। सो आज हम जो अपना डिस्कशन चला रहे थे उसमें हम किस बात पर पहुंचे थे कि कोशिका की संरचना, क्योंकि पहले जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे वो कोशिका को इतने बड़े आकार में नहीं दिखा सकते थे कि हम उसकी संरचना को अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब कि जो किसी वस्तु का अधिकतम मैक्सिमम आवर्धित प्रतिबिंब हमें दिखा सकते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी होते हैं जिनसे कोई वस्तु कई हजार गुना बड़ी हमें दिखाई देती है। उनमें हमने कोशिका का अध्ययन किया और पाया कि जीवन की मूलभूत इकाई सबसे छोटी संरचना होने के बावजूद इसके अंदर और भी बहुत सारी संरचनात्मक इकाइयां मौजूद हैं। उन सभी संरचनात्मक इकाइयों का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में दिमाग का कार्य है सोचने का, मुंह का कार्य है बोलने का, दिल का कार्य है रक्त को पंप करने का, ठीक है, पैरों का कार्य है चलने का। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर डिफरेंट बहुत सारी संरचनाएं हैं जो उसके स्ट्रक्चर में और उसकी क्रियाविधि में उसे योगदान करती हैं। सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। तो आज हम इसी को समझेंगे। हमारा डिस्कशन कहाँ पर आकर रुक गया था? हमारा डिस्कशन यहाँ पर आकर रुक गया था कि कोशिका की संरचना में मुख्य रूप से 3 घटक हम मान सकते हैं, जो कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य है। प्लाज्मा झिल्ली में हम देखेंगे एक और झिल्ली जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके बाद केंद्रक, केंद्रक का क्या कार्य होता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आखिरी में हम देखेंगे कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में आने वाले विभिन्न कोशिकांग। तो आपको ये प्रैक्टिकल यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी सपोज आपको प्याज की कोशिका बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्याज की एक छोटी सी झिल्ली को निकालेंगे प्याज से प्लकर की सहायता से और उसे साफ करेंगे। साफ करने के लिए आप सैफरीन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसे साफ करने के बाद आप एक स्लाइड में ग्लिसरीन के ऊपर उस झिल्ली को रख करके उसे कवर करके आप उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देख सकते हैं। लेकिन इसमें केंद्रक आपको देखने के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करना पड़ेगा और इसके अलावा 1-2 सॉल्यूशन और है, उनका यूज करके आप केंद्रक को देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ कोशिका देखना, ये सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद हमें जानकारी पता चली है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इसकी संरचना के ऊपर। इसके जो छोटे छोटे भाग हैं वो किस प्रकार से कोशिका की क्रियाविधि में, कोशिका के कार्य में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, किस प्रकार से योगदान देते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली, सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली। हमने लास्ट क्लास में देखा था कोशिका का संरचनात्मक संगठन, उसमें 3 पार्ट्स देखे थे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। मुख्य रूप से इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। जब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके स्ट्रक्चर्स दिखा पाऊं, कलरफुल स्ट्रक्चर, जो कि वैसे तो नहीं होते लेकिन हम उनको इमेज के रूप में समझने के लिए देख सकते हैं। तो वो हम इनको समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनके मुख्य मुख्य जो फंक्शंस हैं उनको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। सपोज एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका कुछ इस प्रकार से है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट, जो बीच में झिल्ली कर रही होगी, वो झिल्ली कौन सी है? वो झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली। इस प्रकार समझिए, यह झिल्ली जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में होती है। कोशिका देखिए दो होती है, जंतुओं की कोशिका अलग और पादप यानी पेड़ पौधों में जो कोशिका है वो अलग। ठीक है, लास्ट में हम दोनों का डायग्राम देखेंगे। यहाँ से आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाना भी सीखना है, एग्जाम में आता है। प्लाज्मा झिल्ली किस किस की बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली एक कैसी झिल्ली है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली में पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कहाँ से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये गति से क्या इंपॉर्टेंट है? ये गति कैसे होती होगी, इसको समझिए। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार दो प्रक्रिया से होता है, एक तो विसरण और एक परासरण। देखिए संचार कैसे होगा, अभी हमने पढ़ा था उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर। हमेशा ऐसे ही पदार्थों का आदान प्रदान होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब यह आदान प्रदान गैसीय पदार्थों से होगा, मतलब कि जब जिस पदार्थ का आदान प्रदान होना है वो गैसीय होगा, कोई गैस होगी, तो तब इस प्रक्रिया का नाम पड़ जाएगा विसरण। तब इस प्रक्रिया का नाम पड़ जाएगा विसरण। लेकिन जब जिस पदार्थ का आदान प्रदान होगा वह होगा द्रवीय या फिर द्रव पदार्थ, तो हम इसे कहेंगे परासरण। ओके, तो विसरण और परासरण में जस्ट फर्क इतना है, जब पदार्थ गैसीय होगा तो वो विसरण हो जाएगी प्रक्रिया, और जब पदार्थ द्रव हो जाएगा तो वो प्रक्रिया हो जाएगी परासरण। तो पूरी तरीके से बोले विसरण की परिभाषा, जब गैसीय पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो इसे विसरण कहते हैं। और कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये एक कैसी प्रक्रिया हो गई? विसरण की प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट परासरण, जब द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो इसे परासरण कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका में जल का आदान प्रदान इसी परासरण क्रिया के फलस्वरूप होता है। कैसे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, सांद्रता का मतलब समझते हैं ना? सांद्रता का मतलब कैसे समझेंगे? सांद्रता का मतलब ऐसे समझिए कि इतना ही क्षेत्रफल क्या है, दोनों का इक्वल अमाउंट है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कण उपस्थित होंगे, जिसमें ज्यादा कण उपस्थित होंगे उसकी सांद्रता अधिक, और जिसमें कम कण उपस्थित होंगे उसकी सांद्रता कम। तो इसकी सांद्रता निम्न और इस वाले द्रव की सांद्रता उच्च। द्रव बोल लो या गैस बोल लो, तो आपका सीधा सीधा मतलब होना चाहिए कण, कणों की उपस्थिति। कण अगर पास पास है उसमें तो उसकी सांद्रता हो जाएगी उच्च, और कण अगर दूर दूर होंगे या फिर कम होंगे तो उसको बोलेंगे हम की सांद्रता कम। ठीक है ना? तो उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता, सांद्रता से मतलब समझ गए। ठीक, अब परासरण हमने जो प्रक्रिया पढ़ी वो किस में होती है? द्रव में। जब पदार्थ कैसा हो? द्रव। कोशिका में जल का आदान प्रदान, किसी द्रव का आदान प्रदान। तो परासरण की प्रक्रिया जो होगी वो उसके अनुसार विलयन तीन प्रकार के हो जाएंगे: अति परासरण दाबी विलयन, समपरासरी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो तीनों का अपना अपना रोल है। देखिए, अति परासरण दाबी विलयन में क्या होगा? जब कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता उच्च और बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता निम्न, तो जल कहां से, द्रव कहां से कहां का प्रवाहित करेगा? अभी अभी बोला था उच्च सांद्रता से निम्न, मतलब यहां से यहां। तो कोशिका के अंदर का जल बाहर आ गया तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। कोशिका के अंदर का जल क्या हो गया? कोशिका के अंदर का द्रव क्या हो गया? बाहर आ गया, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर की सांद्रता उच्च और बाहर की सांद्रता निम्न। अब समपरासरी विलयन, कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता और कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता बराबर। ये भी, इसकी सांद्रता भी उतनी और बाहर की सांद्रता भी इक्वल, बाहर की सांद्रता भी इक्वल। तो इन दैट केस कोई उच्च निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र तो रहा नहीं, तो बराबर वाले केस में कोई द्रव का प्रवाह होगा नहीं, यहाँ पर द्रव का प्रवाह नहीं होगा। तो मतलब इस प्रकार के विलयन को बोलेंगे समपरासरी विलयन। लास्ट है अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन में इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब
कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता निम्न और कोशिका के बाहर की सांद्रता, कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता उच्च। तो बताइए ये पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली है, कैसे जाएगा द्रव का फ्लो जाएगा इस प्रकार से उच्च से निम्न की ओर। अब यहाँ बाहर से अंदर जाएगा कोशिका के अंदर पानी, तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे कि जब अति पराथरण दाबी विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर द्रव का प्रवाह, और अल्प पराथरण दाबी विलयन में कोशिका फूल जाती है क्योंकि अपोजिट हो जाता है उसका। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप एक बर्तन में किशमिश भिगाने के लिए रखते हैं, ठीक है, तो किशमिश भिगाते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है, सुबह तक फूल जाती है ना। पानी में आप किशमिश भिगा कर रखते हैं, किशमिश, तो वो फूल जाती है। फूलने वाला मतलब ये, तो क्यों फूलती होगी, क्योंकि कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता ज्यादा, कोशिका के अंदर उपस्थित विलयन की सांद्रता कम रहती है। जो किशमिश है उसके अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम होगी, और जो बाहर पानी है उसकी सांद्रता अधिक। तो पानी कहाँ चला जाएगा, किशमिश के अंदर, और किशमिश फूल जाएगी। लेकिन अगर आप उसी फूली हुई किशमिश को आप चीनी का घोल बनाओ और उस चीनी के घोल में डाल दो, चीनी का घोल, अब चीनी के घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी, चीनी के घोल की सांद्रता ज्यादा, चीनी के घोल की सांद्रता ज्यादा और किशमिश की सांद्रता कम, तो उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोशिका वापस से सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो तीन प्रकार के परासरण की प्रक्रिया के अनुसार विलयन तीन प्रकार के हो गए, अति परासरण दाबी विलयन, समपरासरी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक भित्ति होती है, उसको सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये पादप कोशिका में उपस्थित होगी। सिर्फ आपको एक बात ध्यान देना, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में, ठीक है, जंतु कोशिका में ये नहीं होगी। तो प्लांट सेल की सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सेलुलोज की बनी होती है। ओके, किस पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की, तथा दो कोशिका भित्तियों के बीच में एक मध्य भित्ति भी होती है। इस प्रकार से ऐसी लेयर्स होती है। ठीक है, तो दो कोशिका भित्ति हो गए, उसके बीच में एक भित्ति और होती है। ओके, इसकी बनी होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली के बाद हमने देखा कोशिका भित्ति। इसके बाद आता है न्यूक्लियस, केंद्रक का रोल। सो केंद्रक मैंने आपको बताया दिखेगा कैसे, केंद्रक आपको दिखेगा ऐसे, जब आप स्लाइड बनाते हुए, यदि आप स्लाइड को बनाने के बाद आयोडीन का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, कोशिका को रंगना होता है, तो प्याज की झिल्ली की सपोज में जो बात कर रहा था उसकी कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, इधर से भी होंगी कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है, इनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना, और इनके बीच में ये एक डॉट दिखेगा आपको, एक बिंदु प्रकार। तो यही क्या है, ये जो बीच में जो ये डॉट दिख रहा है कोशिका के बीच में, हर एक कोशिका के पास एक केंद्रक होता है, तो ये जो डॉट है यही केंद्रक है, यही न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिका को रंगना होगा। उसके लिए आपको आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, या फिर सैफ्रोनिन, या फिर मेथाइलिन ब्लू का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं इन केस आप अगर स्लाइड बना रहे हैं कोशिका देखने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या काम करता है। कोशिका का जो केंद्रक है इसको हम कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोशिका का हेडक्वार्टर किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन, आप कहेंगे केंद्र। क्यों कहते हैं हेडक्वार्टर, क्योंकि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यहाँ से रेगुलेट होती है सारे
ऑपरेशंस। ओके, इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे दोहरी केंद्रक झिल्ली होती कहते हैं। तो पहले आपने क्या झिल्ली पढ़ी? प्लाज्मा झिल्ली। फिर आपने पढ़ी कोशिका भित्ति। फिर आप अभी पढ़ रहे हैं कि केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है। तो एक दोहरी केंद्रक झिल्ली होगी, किसके चारों तरफ होगी? केंद्रक के चारों तरफ। अच्छा, कोशिका भित्ति में आपको एक बात बतानी थी, वो ये थी कि एक फिनोमिना होता है, एक घटना होती है, उस घटना का नाम है जीव द्रव्य कुंचन। लिखता हूं यहां पर, जीव द्रव्य कुंचन। इस घटना में क्या होता है कि अभी मैंने परासरण की क्रिया बताई थी ना आपको, तो पादप कोशिका में यदि परासरण की क्रिया से पानी की हानि होगी, है ना, यदि पानी की हानि होती है, परासरण की क्रिया से यदि पानी की हानि मतलब कोशिका से पानी निकल जाए, परासरण क्रिया से यदि पानी की हानि होती है तो क्या हो जाती है? कोशिका संकुचित हो जाती है, उसके आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ओके, सो ये संकुचित जो एक घटना है, इसी घटना को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो एक बात बताने के लिए रह गई थी कोशिका भित्ति में जीव द्रव्य कुंचन। तो हम आते हैं केंद्रक पर वापस। केंद्रक में हमने देखा केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है, दोहरी केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक के अंदर के स्थान को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एक और द्रव्य अभी आपने पढ़ा था, कोशिका द्रव्य, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या होते हैं? केंद्रकाय एवं क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम या ये किसके बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, और इनमें आनुवांशिक गुण होते हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण भेजे जाते हैं उनको आनुवांशिक गुण बोलते हैं। तो वहां पर ये डीएनए का रोल जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और बात है कि ये जो गुणन की जो प्रक्रिया होती है ना, कोशिका गुणन की, जिसकी वजह से लाइफ, जो कि लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, कोशिका गुणन की प्रक्रिया, तो वो भी इसी में होती है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए कहां पर मिलेगा आपको? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। ठीक है ना? और इनमें किस प्रकार के गुण होंगे? आनुवांशिक गुण। तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली हमने पढ़ लिया। ये थर्ड पॉइंट हमारा कोशिका द्रव्य, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ज्यादा लेंदी है। ठीक है, सबसे पहला कोशिका द्रव्य में क्या होता है? सिस्टोल, यह जलीय द्रव होता है। इसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, सपोज ये कोशिका है, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई, एक केंद्रक हो गया। ठीक है, तो ये जो बाकी का पार्ट जो बच गया यहाँ पर, ये वाला, जिसको मैं ऐसे ही अभी पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, जो बीच का पार्ट बच गया, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच वाला पार्ट, इसके और इसके बीच वाला पार्ट, ये है कोशिका द्रव्य। ओके, सो यहाँ पर कोशिका के अंगक होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अंग होते हैं यहाँ पर। तो वो अंग क्या क्या होते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टेड और रसधानियां। ठीक है ना? ये सारे अंग कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। तो इन सभी अंगों का अपना अपना क्या होता है? अपनी अपनी स्पेसिफाइड वर्किंग होती है। ठीक है, हर किसी का अपना काम होता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारे शरीर में हाथों का अपना काम है, पैरों का अपना काम है, आंखों का अपना काम है ना? तो इनको हम समझेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको अंतर्द्रव्य जालिका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अंतर्द्रव्य जालिका, जैसे ये बहुत ही माइन्यूट पार्ट्स हैं, मैंने बताया था आपको, दिखेंगे किससे? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, क्योंकि बहुत छोटे भाग हैं। एक कोशिका बहुत छोटा साइज होता है कोशिका का, और उसके बाद उसके अंदर के भी हम भाग देख रहे हैं, कोशिका द्रव्य के भाग। तो ये वास्तव में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे होंगे। तो अंतर्द्रव्य जालिका
अंतर्द्रव्य जालिका ये खुद ही दो प्रकार, अंतर्द्रव्य जालिका भी अब दो प्रकार की होगी, एक तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और एक खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब दोनों का वर्किंग अलग। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसकी बनावट में आप देखेंगे तो इसकी बनावट में आपको झिल्ली है ना, झिल्ली और नली से, झिल्ली एवं नली, मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका चित्र दिखाने की, एक स्कीमेटिक सिंबल दिखाने की। और जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है ये सिस्टर्न और नलिकाओं से बनी होती है ना। तो इस प्रकार की इनकी संरचना होती है नलिका। अब इसमें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का जो काम होता है, ये लिपिड बनाने में मदद करती है। क्या बनाने में? लिपिड बनाने में मदद करती है। जबकि खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन को बनाने में मदद करती है। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसमें राइबोसोम्स अधिक होते हैं। ठीक। राइबोसोम्स की अधिकता किसमें होती है? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका में। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्द्रव्य जालिका के काम क्या क्या होते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका के काम होंगे परिवहन का कार्य करना, है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करना। किस किस के बीच में? परिवहन का कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के बीच में। तो मैंने आपको बताया था ये कोशिका हो गई, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये केंद्र हो गया, और यहाँ पर कोशिका द्रव्य हो गया। और कोशिका द्रव्य में आपको क्या दिखेगा? अंतर्द्रव्य जालिका। सपोज ये अंतर्द्रव्य, तो इसको यहाँ से केंद्रक को, केंद्रक के बीच में परिवहन का काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ठीक है ना। और एक और बात है कि जो जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी, जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनके लिए जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये भी अंतर्द्रव्य जालिका उनके लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं, या फिर ये यहाँ पर होती है। तो दो इसके इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ऐसे ही हम हर एक पार्ट की वर्किंग देखते जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्किंग, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनको भी समझेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी तक जो पढ़ाया गया, मैंने आपको बोला इसमें फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि कोशिका को आप देख नहीं सकते, तो जो बातें आपको बताई गई उनको याद करना है। मैं इसके बाद वाले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपको स्कीमेटिक जो इसके चित्र हैं अलग अलग भाग के, उनको दिखा पाऊँ। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।